और यह देखिए, हो गया ऑन है। और ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की जैसी ही शुरुआत होती है, वैसे ही अब सुभाष चंद्र बोस का प्लानिंग होता है कि किस तरह से अंग्रेजों को भारत से आउट किया जाए, अलग किया जाए। लेकिन वह यह जानते हैं कि इतना आसान काम भी नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से अलग कर दिया जाए। वह प्लानिंग के तहत, आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 है ना? यह उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? उड़ीसा के कटक में जन्म होता है। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। और यह वैसे व्यक्तियों में से हुआ करते थे। आज हम लोगों के अगर चपरासी की नौकरी के लिए इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, उस जमाने में इतने बड़े घराने का सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे कि आज का आईएएस, उस समय का आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी लेने के बावजूद, अंग्रेजों से कंपटीशन करके आईसीएस की नौकरी निकालने के बावजूद, जब उन्होंने देखा कि देश की हालिया स्थिति पर अंग्रेज इतने भारी पड़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगली पीढ़ी हमें गाली भी देगी कि कैसा पूर्व का लोग था कि अपने जिंदगी के लिए हम लोगों पर अंग्रेजों को थोप गया और कोई भारत के लिए महत्वपूर्ण काम नहीं कर गया। 1920 में उन्होंने आईसीएस की नौकरी निकाली थी। क्या निकाली थी? आईसीएस की नौकरी निकाली थी। आज का आईएएस, आज की स्टेडियम जानते हैं। और आईसीएस की नौकरी 1920 में निकाले थे वो, और 1921 में क्या किए? कहे कि ना, हमें किसी भी परिस्थिति में देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए काम करना है। क्योंकि अगर कोई अधिकारी भी बनता था तो उनको अंग्रेजों के अंडर में वही काम करना पड़ता था जो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर नियम कानून थोपने की बात। आज डीए वही काम न करेंगे जो मुख्यमंत्री, जो दबाव डालेंगे जनता के लिए, जो करने के लिए कहेंगे, डीएम क्या करेंगे? वही करना होगा। तो उस समय देखे कि अंग्रेजों ने हम पर भारी ऐसा व्यवस्था, ऐसे नियम कानून दे रहा है जो हमारे भारतीयों पर लागू करके हम उन पर अत्याचार करेंगे। उन्होंने आईसीएस की नौकरी को रिजाइन मार दिया। ये रिजाइन मारने के साथ ही आप जानते हैं कि राजनीति में वो आ गए, और राजनीति में आने के साथ ही उनके वो गुरुजी थे। महात्मा गांधी जी के गुरुजी कौन थे? गोखले। इनके गुरुजी कौन थे? चित्तरंजन दास, सीआर दास। कौन थे? चित्तरंजन दास, या कोष्ट में क्या कहते हैं? है ना? इनके राजनीतिक गुरु मिल गए और इनके द्वारा इन्होंने राजनीति में कदम रखा और देश को आजाद कराने के लिए मुहिम छेड़ी। कौन? ये ठीक से आ रहा है ना? क्लियर नहीं अगर हुआ है तो फिर से जरा लिख दूं सुभाष चंद्र बोस को, तो होगा कि भाई कौन सा पॉइंट्स करा रहे हैं, है ना? और अब इन्होंने लगातार देश के लिए, आप जानते हैं कि जैसे ही ये 21 में रिजाइन मारे, 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था ना भारत में। असहयोग आंदोलन यानी अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करना है और उसके लिए सभी भारतीय मिलकर के आंदोलन करेंगे, हट जाएंगे, कोई सहयोग नहीं किया जाएगा अंग्रेजों का। उसी को क्या कहा जाएगा? क्या कहा गया? असहयोग आंदोलन। और सहयोग आंदोलन में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेते ही सीआर दास जी कहे कि अल्बत पूर्वक आदमी है गांधी जी, तो बड़का पूर्वक आदमी है कि 2 साल में पूरे भारत में अब अंग्रेजों का विरोध होने लगा और सहयोग होने लगा, भगाने की मुहिम छिड़ने लगी। तो एगो छोटा सा घटना हुआ यूपी में, चौरी चौरा 20-21 को मारे गए, वही पर बंद कर दिए। तो ऐसा तक कितना अंग्रेज हम लोगों को मारे हैं, तो काहे नहीं बंद किए?
इतना तो हत्या अंग्रेजों ने कतना बार किया या तो वो उन्होंने बंद नहीं किया। अब 20-21 को पुलिस कर्मी मारे गए कि बस उसी में बंद कर दिए गए। अब वो ये बंद हो गया असहयोग आंदोलन। अब गुरुजी CR दास ने कहा तो चेला जी कैसे माने? यानी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि बागी राजनीति का बकरी आदमी ठीक आदमी नहीं है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। गांधी जी का 2 साल से चल रहा आंदोलन एक बार ब्रेक कर दिया। आई लोग CR दास जी, मोतीलाल जी और विठल भाई पटेल ने मिलकर के 1923 में क्या कर दिए थे? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। क्या किए थे? स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। हुआ था ना? 3 लोग मिलकर के कर दिए स्वराज पार्टी का गठन, है ना? यही पार्टी से लड़कर के लोग चुनाव जीतकर चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ हंगामा करेंगे तो देश को आजादी मिलेगी। अरे कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा पड़ गया कि 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिए गांधी जी को। जब देखे कि गांधी जी की किरकिरी हो रही है भारत में, उन्हीं को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया, 6 साल की सजा सुनाई। तबीयत खराब कम बेस हुआ, नाटक करके किसी तरह 24 में बाहर निकले और 1924 में पहली और अंतिम बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी साइमन कमीशन 27 सेटिंग कराया हूं। साइमन कमीशन 27 7 सदस्यीय श्वेत 27 में नियुक्ति 7 सदस्यीय श्वेत। ये सबके सब अंग्रेज थे। श्वेत का मतलब सबके सब अंग्रेज थे। इसमें कोई भारतीय नहीं था कि अपना पक्ष रखे, जो मन करेगा वही करेगा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत उतरता है, जहां पर काले झंडे दिखा करके और साइमन गोबे के नारे देते हैं। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय क्या होता है? लाला लाजपत राय की इतनी पेंट वाली मुठ वाली लाठी से पिटाई करते हैं अंग्रेज कि अंततः उनकी स्थिति वहीं पर खराब हो जाती है। 1 मिनट के लिए कीजिए। और सविना अवज्ञा आंदोलन, और 1930 में सविना अवज्ञा आंदोलन जो होता है, इसमें कुछ सफलता और कुछ असफलता मिलती है, जो पहले क्लास में चर्चा कर चुके। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। ध्यान रहे, एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए हुए थे? किसमें था ये? 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन, इसी में गए थे। और जबरदस्ती कौन भेजा था? लॉर्ड इरविन भेजा था। कहा था कि अब कि तू नहीं गया, इसका मतलब मेरा नौकरिया तू क्या करेगा? नौकरिया खा जाएगा। इसलिए कम से कम नौकरिया बचा या तू चला जा। लेकिन जाने के बाद गांधी जी पर ही ना मैकडोनाल्ड उपाय करना शुरू किया कि गांधी जी चुपचाप सिर नीचे करके कहे कि हम ना बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे और चुपचाप भारत चलाए, क्योंकि वह चाह रहा था कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ आगे आने वाले दिनों में देश दे दिया जाए, मुस्लिमों के लिए अलग देश हो जाए, अलग अलग जो भी चाहते हैं देश बंट जाए। और गांधी जी कह रहे थे कि मैं अखंड भारत का सपना इतने दिन से जो जेलों में जा रहा हूं, आ रहा हूं, घर बना लिया हूं, उसी में इकाहे के लिए, देश को तोड़ने के लिए ही। हम ये बात जो गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड कह रहे हैं, वो हम बात को नहीं मानेंगे, चुपचाप से लटकाए चले आए। फिर कहा कि तीसरे में भेज दो, तीसरे में जाने के लिए तैयार नहीं हुए कि जाने के बाद फिर बतवा वही कहेगा, न तो काहे के लिए जाए। यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था, जो जिसमें महात्मा गांधी, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। 1932 में पुनः पैठ हुआ, वही आरक्षण के लिए दलित वर्ग चाह रहे थे कि भाई हम लोग अलग एक देश ले लें। अतः आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले यही 1932 में की जाती है, जिसमें भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जेल में ही यह व्यवस्था की जाती है। और आरक्षण की व्यवस्था इसी समय से शुरू होती है। आरक्षण की व्यवस्था भारत में कब से शुरू होती है? 1932 से शुरू होती है। यहीं से आरक्षण की व्यवस्था की एक नई शुरुआत होती है, जो आज तक चला आ रहा है परंपरा। अब देखिए, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में एक समस्या है। गांधी जी का भी प्लान था देश आजाद कराना, और सुभाष चंद्र बोस का भी प्लान था देश आजाद कराना। दोनों अपने अपने तरकीब से बढ़िया थे। लेकिन यह व्यक्ति जो 23 जनवरी 1897 को जन्म लिया था, यह जब 1920 में आईसीएस की नौकरी निकाला था, आज का आईएएस की नौकरी निकाला था। बताइए, अगर इसके पास दिमाग नहीं रहता तो ये अंग्रेजों से कंपटीशन लेकर के कैसे आईसीएस की नौकरी निकाला होता? नहीं ना? तो इनके तरकीब थे कि भाई हम गरम दल वाले, यानी अंग्रेजों को किसी भी तरह हिंसात्मक रूप से ही सही, हम लोग अब भारत से इनको भगा के निकलेंगे।
किनका प्लान था? महात्मा गांधी कह रहे थे कि मैं रस्किन और टॉल्स्टॉय की पुस्तक पढ़ाऊं, रस्किन से भूख हड़ताल और टॉल्स्टॉय से आंदोलन करने की स्थिति में खूब बखूबी जानता हूं, और उसमें लिखा है कि अगर आंदोलन हिंसात्मक होने लगे तो वह आंदोलन सफल नहीं होगा। इसलिए आप आंदोलन करना चाहते हैं, आप कीजिए, हम नहीं जाएंगे। अतः 1939 में 38 में हुआ था, 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 में हो गया त्रिपुरी। कहां पे हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ। लेकिन यहां पर एक समस्या हुई 1939 में त्रिपुरी में। समस्या यह हो गई कि महात्मा गांधी अपने सबसे बड़े समर्थक पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे अध्यक्ष पद के लिए, और बोले थे कि भाई इसी को जिताइएगा। लेकिन लोगों ने देखा कि भाई इसमें तो सबसे बड़ा राजनेता ही देखने को मिलता है जो आईसीएस की नौकरी त्याग करके आया है और किसी तरह देश आजाद करा देने का प्रण लिए हुए है। और तो सुभाष वो पटाभी सीतारामैया को लोगों ने न जीता करके कांग्रेस वालों ने किसे जिता दिया? तनी मन मोटाव हो गया। गांधी जी सोचे कि मैं इतना देश के लिए भूखे मर रहा हूँ, जेल जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, हम कहे कि एगो हमारा समर्थक को बना दीजिए, तो ये लोग हमारा बात नहीं सुना, और तो सुभाष चंद्र बोस से अनबन हो गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का देखिए, जब इतना बड़ा नौकरी वह त्याग सकता है, तो ये अध्यक्ष कौन पद था उसके लिए? 1 साल का हुआ नहीं करता था ये, 1 साल के लिए यह पद हुआ करता था। ये कौन सी बड़ी बात थी सुभाष चंद्र बोस के लिए? उन्होंने अब देखा कि मैं तो इतना बड़ा सर्विस अंग्रेजों के जमाने में लग करके आईसीएस निकाला हूं, और उसको रिजाइन करने में तो 1 साल का टाइम नहीं लगा। अध्यक्ष पद मेरे लिए कौन? उन्होंने तुरंत रिजाइन मारा और गांधी जी से बोले कि मुझे यह अध्यक्षता से कोई वो लालच नहीं। और उन्होंने कहा कि एक काम करते, मैं कांग्रेस से अलग नहीं हूं, मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, लेकिन गरम दल वाले साथ रहेंगे। और उस गरम दल वाले का नाम उन्होंने रख दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या रख दिया? उसी में एक पार्टी का गठन कर दिया, अंग्रेजों से थोड़ा कांग्रेस से थोड़ा सा अलग हट करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और यह फॉरवर्ड ब्लॉक का कार्य ही था अंग्रेजों, उग्र किस्म के लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कराना। अब जब यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके अब उग्रता का परिचय देने लगे, अतः अंग्रेजों ने इनको नजरबंद करने का प्लान किया और कलकत्ता में नजरबंद कर दिया। लेकिन ये पूरा अपना व्यवस्था बना करके उस दिन बताया था कि पूरा पठानकोट पहन करके, पठानकोट पूरा दाढ़ी मूछ बढ़ा करके पूरा चेहरा अलग कर लिए, और कलकत्ता से निकलते हुए अफगानिस्तान के रास्ते रसिया, इटली होते हुए और पहुंच गए हैं। रसिया में भी इन्होंने मांगा कि भाई हमें व्यवस्था दीजिए ताकि हम हमारे देश पर अंग्रेजों द्वारा बड़ी अत्याचार किया जा रहा है। अंग्रेज जो थे, ब्रिटानी जो थे, वो रसिया के साथ थे, रसिया उसके साथ था। अतः रसिया किसी भी हालत में ब्रिटेन के खिलाफ सहयोग नहीं कर सकता था। अतः वो इटली होते हुए कहाँ चले गए? जर्मनी जाने के साथ ही वहां पर उन्होंने कहा कि वो काम कीजिए, आप ब्रिटेन से लड़ रहे हैं, आप ब्रिटेन से हमारा 200 वर्षों का झगड़ा है, आपका काम हम ही कर दें तो क्या दिक्कत है? हिटलर ने कहा कि भाई ये तो बड़ी अच्छा काम है। अब ब्रिटेन के को पीटने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था जर्मनी। अतः हिटलर ने कहा कि तुम क्या करो? बोले कि आप हमें व्यवस्था देकर के देखिए, हम वह करेंगे जो अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, और उससे ज्यादा व्यवस्था हम अंग्रेजों का करना चाह रहे हैं। जर्मनी भी कुछ सैनिकों को इकट्ठा किए हुए था। कौन से सैनिकों को? वह अंग्रेज क्या किए थे? जर्मनी से लड़ने के लिए सैनिक लेकर के चले गए थे ना जर्मनी में, जापान में। इस जर्मनी में ले गए सैनिकों को भी हिटलर ने पकड़ लिया था। और वो सैनिक कहाँ के थे? भारतीय युवा थे जो अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर के जर्मनी में लड़ने गए। उसको पकड़ के रखे हुए था। लेकिन एक समस्या उसके पास हुआ करती थी, हिटलर को ऐसे ही बदनाम लोग नहीं करते हैं, उसकी एक चेम्बर भट्टी हुआ करती थी। वो सैनिकों को गोली नहीं मारता था, मुआता नहीं था, उस चेम्बर में उसे डाल देता था। और उस चेम्बर में
रासायनिक गैस। हाँ, ऐसा रासायनिक गैस वो होता था जैसे आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए और मिर्ची जला दिया जाए बहुत ज्यादा, आप खांसते खांसते आप खून फेंकना शुरू कर दीजिएगा और मरना आपके लिए लाजमी हो जाएगा। अतः वह भी यही करता था, लोगों को उसी चैम्बर में डाल दिया करता था। लोग तड़प तड़प करके और कई दिनों तक जिंदगी मौत का सामना करते करते 2, 4, 10 दिन 15 दिन हो जाता था, लोग हिलने लगते थे और तब उनका कष्टदायक मौत हुआ करता था। उसके मौत को देख करके अंग्रेजी सैनिक उससे पंगा लेना नहीं चाहते थे कि गोलियों नहीं मारेगा, मुआएगा नहीं, ये तो ऐसा झंझट करेगा कि हमारी जिंदगी नरकीय बन जाएगी। बिना खाना पीना खाए और उस चेंबर भट्टी में बंद कर देता था। अतः अंग्रेजी वो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस गए, हिटलर ने कहा कि हम कुछ सैनिकों को पकड़ के रखे हैं, तुम्हारा ही है, लेकिन ये अंग्रेज की तरफ से लड़कर हमें मारने आया था। बोले कि ऐसा कीजिए ना कि उसको हमें ही दे दीजिए। बोला कि अभी जापानों के पास थोड़ी व्यवस्था है, आज जितना नया टेक्नोलॉजी तू खोज रहा है जापान के पास भी है, हम दोनों आदमी मिलकर के ब्रिटेन को चाह रहे हैं पीटना। बोले कि तो इहो सैनिकवा दे दिए, हम उधर जा रहे हैं। सब सैनिकों को खूब बढ़िया से समझाए, कहे कि सुन, तू आया था भारत के खिलाफ लड़ने के लिए ना, तू अंग्रेजों का साथ देने के लिए, वही अंग्रेज जो 200 वर्षों तक इस सोने की चिड़िया को कंगाल और भिखारी बना करके लेकर के चले गए, उसी से लड़ने के लिए तू आया था। आज अब तुम्हें उसी भारत माता के लिए, उसी अंग्रेजों से लड़ना है जिस सेना में तू भर्ती हुआ था, और अब भारत माता को आजाद कराने के लिए कसम खानी है। और अब तू मौत के घाट नहीं उतरता, तू तो तरफ तरफ के वह मौत मरता कि जो जिंदगी तुम सोचते नहीं थे तुम मौत, वैसा मौत तुम्हें हिटलर देने जा रहा था, इसी चेंबर में बंद करता। लेकिन आज तुम्हें बचाने वाली है भारत माता, और भारत माता ही तुम्हें बचाने के लिए शायद मुझे यहां भेज दी है। और तुम्हें अब भारत माता को आजादी कराने के लिए, भारत माता को आजाद कराने के लिए तुम सारे सैनिकों को अपने बलिदान कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अपने शीश फल को भारत माता के चरणों में चढ़ा करके भारत को आजाद कराने के लिए महत्वपूर्णता से सबसे आगे रहना पड़ेगा। और इस तरह से हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजों से मुक्त। इतना ही नहीं, तब तक उधर म्यांमार वगैरह के क्षेत्रों में मोहन सिंह ने एक नया हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए एक छोटा फौज तैयार किया था, लेकिन महत्वपूर्णता से नहीं था। लेकिन रास बिहारी बोस ने जैसे ही उसमें सम्मिलित हुए, वह आजाद हिंद फौज काफी संगठित हो गया। और जैसे ही यह पहुंचते हैं वहां पर, जापान पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस, ये आजाद हिंद फौज का कमांडर 1943 में किसको बना दिया जाता है? 1943 में आजाद हिंद फौज का कमांडर किसे नियुक्त किया जाता है? आजाद हिंद फौज का कमांडर नियुक्त किया जाता है इनको। और अब सारे सैनिक आजाद हिंद फौज के, और इधर हिटलर द्वारा जो पकड़े गए थे वो सब मिलकर के अब एक नारा देते हैं, और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि भाई अब समय आ गया है कि अब तुम्हें अपना शीश फल भारत माता के चरणों में चढ़ाने में सबसे आगे रहना पड़ेगा। तुम पहले भी मर रहे थे और अभी भी मरना है, लेकिन दोनों में अंतर है कि अब तुम मरोगे तो भारत माता के लिए शहीद होगे, और पहले मरते तो तुम लोग अपने भारत माता के खिलाफ लड़ करके जिंदगी को नरकीय बना देते। अतः तुम्हें अब भारत माता के लिए लड़ना है, और तुम्हें अब शहीद होने के लिए आगे बढ़ना है। और इस तरह से देश आजाद कराने के लिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें पहली बार नारा वो देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और कहते हैं कि अब सीधे दिल्ली राजधानी पार करो, यानी दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इस तरह से 1940 में, जैसा कि आप जानते हैं, 1940 में, उसके पहले यानी 43 के पहले 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत अंग्रेजों ने भेजा था कि क्या हो, अगस्त प्रस्ताव इसलिए भेजा था कि भारतीय उनके फेरे में पड़ करके, उनका चमचा बन करके अंग्रेजों का सपोर्ट करते रहे, नवयुवक भर्ती होकर के अपने हत्याएं कराते रहे, मरते रहे, और अंग्रेज हमेशा भारत पर अपने कब्जा जमाए रखे।
1942 में क्या आता है? क्रिप्स मिशन, है ना? 1942 में क्रिप्स मिशन और 1943 में आजाद हिंद फौज के संगठित कर लेते हैं, है ना? 1945 में बैवेल योजना, 1945 में बैवेल योजना, ये क्या था जी? मोहम्मद अली जिन्ना के हठ धर्मिता के चलते असफल हुआ, पता ना? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और 18 जुलाई 1947 को अंग्रेजी संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। अंग्रेजी संसद में अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम पारित, स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है ना? क्या पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को? यानी अंग्रेजी संसद ने कहा, उस समय 1946 में सरकार बन गई थी क्लीमेंट एटली की, जो लेबर पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और लेबर पार्टी हमेशा कहा करता था कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी हम भारत को क्या करेंगे। संयोग ऐसा था कि 1946 में लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसमें क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश आजाद कराने की मुहिम छेड़ना शुरू कर दिए। और इस तरह से 18 जुलाई 1947 को अंग्रेजी संसद ने पास कर दिया कि अब हम भारत को पूरी तरह से छोड़ देंगे। और 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान दो टुकड़ों में, भारत पाकिस्तान बट गया। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। और इस तरह से हमारे देश की आज़ादी और देश की स्वतंत्रता बहुत सारे लोगों के मिलने से, नेतृत्वकर्ताओं और बहुत बड़े संघर्ष के कारण 190 वर्षों तक जो देश 1757 की पलासी की लड़ाई के साथ ही लगभग अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। 1764 के बक्सर के युद्ध ने लगभग अंग्रेजों के कब्जे में, चूंकि त्रिकुट यहाँ पे संग पराजित हो गया था ना, भारत का बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों मिलकर के लड़े थे 1764 के बक्सर के युद्ध में। और तीनों को हरा दिया था कौन? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो पराजित कर देता है। और यहीं से सिलसिला चलता है कि अब अंग्रेजों के गिरवी आ गया और पहली बार 1773 से पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। यानी अब अंग्रेजों के द्वारा भारत में नियम कानून चलाने की एक परंपरा शुरू हो जाती है। और लगातार 1773 से भारत में अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियम कानून आने लगता है। और 1757 की 100वीं वर्षगांठ 1857 में देश को आजाद कराने के लिए एक भारी संग्राम छिड़ता है, जिसमें आपके न केवल झांसी की रानी बल्कि बिहार के आपके कुंवर सिंह और हर क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1857 का विद्रोह लगभग सफल हो भी गया था। अंग्रेज भागने को तैयार भी हो गए थे, यहाँ से निकलने की तैयारी थी। लेकिन भारतीय चटुकारताओं की कोई कमी नहीं होती है, पिछलग्गुओं की, चमचाओं की कोई कमी नहीं होती है। और वही चमचे क्या किए कि जो देश हमारा 90 साल पहले 1857 में आजाद हो रहा था, वह देश जाकर के 90 साल बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। और तब भारतीय प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराते हुए ऐतिहासिक भाषण देते हैं कि जब सारा देश सो रहा होता है तो भारत एक नए युग, एक नई इतिहास रच रहा होता है। अतः यह इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब एक सोया हुआ देश नई अंगड़ाई लेता है। और इस तरह से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को